तो 8 चैप्टर्स बनते हैं और बच्चे ना देख के परेशान हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा चैप्टर्स। और जिन बच्चों ने फिर डिस्टिंक्शंस लेनी होती हैं, पोजीशंस लेनी होती हैं, फिर उनको सीनियर्स यही कहते हैं कि आपने मेजर बुक पढ़नी है, मतलब कि आपने गाइडेंस रीड करनी है, क्योंकि पेपर जो आता है वो गाइडेंस से आता है। तो फिर बच्चे ना और भी परेशान हो जाते हैं। तो अब मैं ना आपको इसकी मार्किंग करवा दूँगी, तो इजीली आपसे ना गाइडेंस से ही कवर हो जाएगी। और इंशाल्लाह इसमें से 8 MCQs आने हैं और 2 SCQs आने हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने इधर लिख भी दिया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इतनी अच्छी मार्किंग करवा दूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली हो जाएगा। आप जब प्रॉफ की रात रिवाइज़ कर रहे होंगे ना, तो सच में आपको बहुत रिलीफ फील होगा कि आपने 8 चैप्टर्स मिनट में कवर कर लिए हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 4-5 घंटे लग गए होंगे कि मैंने कवर कर ली थी रीनल, क्योंकि फ़िज़ियो में हमारी छुट्टियाँ थी 2, तो ईज़िली हो जाता है कवर। सेकेंड ईयर की फ़िज़ियो थोड़ी लेंथी है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा जहन पे सवार भी नहीं करना, बस अल्लाह ताला के सपुर्द छोड़ देना चीज़, इंशाल्लाह ईज़िली कवर हो जाएगा। लेकिन हार्ड वर्क भी ज़रूरी होता है, बट स्मार्ट वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करेंगे तो ही आप ना अपने हार्ड वर्क का फ्रूट अवेल कर पाएंगे। तो अब जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ वही ट्रिक्स आपने यूज़ करनी है और ना इजीली आप कर लेंगे। सबसे पहले इसके जो 8 चैप्टर्स हैं, आप इसमें देखें कि ना जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, ये इसमें से कोई SCQ नहीं है आज तक। हाँ, MCQs कभी बन जाते हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रॉफ की रात आपने इसको नहीं करना, लेकिन अभी आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। अब मैं आपको 1 बाय 1 हर चैप्टर की मार्किंग करवा देती हूँ, तो उसको आपने उसी तरह करना है। और मेरी एक बात आप जहन में रखें कि चाहे कुछ भी हो, आपने एक चैप्टर कवर किया, तो उसके बाद जो होते हैं ना चैप्टर वाइज हैं, वो होते हैं पास्ट पेपर्स होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, हर चैप्टर के होते हैं, एंड मतलब क्वेश्चंस इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आए, कौन से MCQs आए, वो चैप्टर वाइज होते हैं। तो उनको आपने साथ साथ कवर करना है, ताकि आपको ना एंड में जाके ना आप एक बर्डनाइज ना हो कि पास्ट पेपर्स भी करने हैं, गाइडन भी रिवाइज़ करनी है, क्योंकि गाइडन की लाइन टू लाइन जो होती है वो MCQ में आई हुई थी। जिस बच्चे ने स्मार्ट वर्क किया होगा, स्टार्टिंग में ही पहली बार MCQs भी प्रैक्टिस की हुई होगी, पास्ट पेपर्स देखे हुए होंगे, तो बस आपको पता लग जाएगा कि एंड में आपने कौन से टॉपिक्स को MCQs के लिए देखना है, कौन से टॉपिक को आपने SCQs के लिए देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ऐसे ही किया था सेकेंड ईयर में, क्योंकि लॉकडाउन था और बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया था, बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पेपर बहुत मुश्किल आया था, आप लोग देखेंगे पास्ट पेपर्स में, लेकिन बहुत इजी रहा था 2021 का जो पेपर है हमारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत इजी रहा था। चलिए मैं आपको मार्किंग करवा देती हूँ। तो चैप्टर नंबर 25 में से कोई SCQs नहीं आना, तो आपने इसको एक जनरल सा रीड देना है। अब जैसे मैंने ये अलग करके पॉइंट्स निकाले हुए हैं, तो इस तरह इजी रहता है, तो आप भी इसी तरह ही कर लीजिएगा। जैसे डेली इंटेक ऑफ वाटर क्या है, इसको बस इसमें से मेन पॉइंट्स निकालिए। इसी तरह ना डेली लॉस ऑफ वाटर, इसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे कैसे लॉस होता है और कितने लीटर्स लॉस होता है, बस और कुछ नहीं करना। देन आपने यही बात पीछे बताए हुए यही है, वहाँ पे आप सेपरेट मार्क कर लें, बस इस टेबल को मत कीजिएगा। देन ये देखें, अगर आप ये कर लें ना अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो मैं आपको ये कह रही थी कि अगर आप ये वाला फिग कर लेते हैं ना 25.1, बस आपने यहाँ पे क्वांटिटीज़ देख लीजिएगा कि प्लाज्मा में कितना होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितनी होती है कंसनट्रेशन, इंटरसेलुलर फ्लूइड में कितनी होती है, तो ये इनफ है, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, ये भी फिर वही हो गया। हमने अगर आपने 25.1 कर लिया, तो आपको ये वाला टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कट कर दीजिएगा। देन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, ये वाला टॉपिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बॉडी वॉल्यूम में भी आपने बस ये देखना है कि कितने लीटर्स होता है, मतलब कि टोटल 5 लीटर होता है, उसमें से 60% कहाँ होता है, 40% कहाँ होता है, बस इसमें से कुछ नहीं करना है। हेमाटोक्रिट की परसेंटेज क्या होती है, ये MCQ है पास पेपर का। और देन आयन कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी नहीं करना। इसके लिए देखिए मैंने ना
सिर्फ इस तरह आप ना देखें, आपको देख के लग रहा होगा कि एक मैंने ना फर्स्ट टाइम में ही एक टॉपिक को फुल रीड किया, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट टाइम फुल टॉपिक को रीड करेंगे और इसी तरह पॉइंट्स निकाल लेंगे। जैसे मैंने प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बस ये डिफरेंस निकाली कि 3 डिफरेंस थे इस सारे के सारे टॉपिक में। और देखिए प्रोफ नाइट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे बस मैंने ये पॉइंट्स निकाले, मैं इनको रीड किया और आपको सारा का सारा टॉपिक कवर हो गया। और ये जो 25.2 है हमारा टेबल, इसमें से आपने करना है सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। देन आपने बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन करनी है प्लाज्मा के अंदर, अमाइनो एसिड्स की करनी है, क्रिएटिनिन की करनी है, लैक्टेट की करनी है, ग्लूकोज, यूरिया, ये जो मार्क हुए हैं आपने करनी है। ये MCQ आता है, जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं ना, ये 3 इसकी टोटल मिलियोस्मोल में कंसंट्रेशन, ये MCQ में आती है, पास पेपर्स में आया हुआ है, UHS का MCQ है। मायोमीटर द बॉडी फ्लूइड, ये वाला टॉपिक आप छोड़ दीजिएगा, ये टॉपिक नहीं करना। इसमें से बस आपने ये वाला टेबल करना है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, UHS MCQs। ओके, तो इसको अच्छे तरीके से करना है, इस टॉपिक को भी छोड़ देना है, ये नहीं करना। सिर्फ आपने अब अगर आप ये वाला टेबल कर लेंगे ना, जो मैंने आपको बताया ये वाला टेबल, तो आपको ये वाला कोई टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, सारा पीछे से कवर हो जाता है। और नेक्स्ट जो हैं ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं करने। हाँ, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इनकी डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, ओनली डेफिनेशंस, कुछ नहीं करना इन टॉपिक्स में से भी एंड इसमें से भी कुछ नहीं करना। फिर ये टेबल आ गया, इस टेबल को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इसमें से MCQs आते हैं, UHS में MCQs आए हुए हैं। बाकी आपको और ये टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एडिमा को जस्ट रीड दे लीजिएगा, जस्ट रीड। एडिमा बहुत बड़ा है, लेकिन आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और ये करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से, क्योंकि ये आगे आ जाता है, बस आपने समरी ऑफ कॉजेज़ के नेम्स कर लेने हैं, तो ये हो जाता है कवर बस। और सेफ्टी फैक्टर्स, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपने नहीं करना। बस यहाँ पे ना आपने समरी ऑफ द सेफ्टी फैक्टर्स कर लें। तो एडिमा में आपने समरी ऑफ द सेफ्टी फैक्टर्स करनी है एंड देन द समरी ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा ओनली। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 26। ये देखें, अब आप मार्किंग देख रहे होंगे, ये मैंने जब की थी, जब मैंने खुद पढ़ा था, फर्स्ट टाइम में ही कर ली थी। तो जो टॉपिकल पास पेपर्स होते हैं उनको आपने लाजमी करना है, मैं आपको रिपीटेडली कह रही हूँ। इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन आएगी, जैसे अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया आपको भी देंगे। मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द किडनीज, किडनी के फंक्शंस जो हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है पास पेपर का, ये UQ है। तो ये फंक्शंस जो है ना, ये सारे ये आपने करने हैं अच्छे तरीके से। इनकी आप हेडिंग्स देख लेंगे ना, तो आपको ना खुद ब खुद इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। अब आप देखना इतना सारा ये पैराग्राफ कट किया हुआ, ये पैराग्राफ कट किया हुआ, तो आप इसको रीड मत कीजिएगा, सिर्फ ये वाली 3 लाइन्स कर लीजिएगा यहाँ से, बाकी इसको रीड कर लीजिएगा। और एक ना पास पेपर में क्वेश्चन आया है कि एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ द किडनी। तो हमारी गाइडन में ना एंडोक्राइन फंक्शंस ना सिर्फ ये दिए हुए हैं 2, एक तो रेगुलेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, और दूसरा जो है ना ये दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ विटामिन D की प्रोडक्शन जो है। तो बाकी लेकिन हमारे पास पेपर में 4 पूछे हैं और ये भी रिपीटेड है, तो आप ये खुद नोट कर लीजिएगा। किडनी की सिक्रीशन जो थ्रोम्बोपोइटिन, तो किडनी सिक्रीट करती है प्लेटलेट के प्रोडक्शन के लिए, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती हैं वैसोडाइलेटर्स होते हैं, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अच्छा जी, आपको फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द किडनी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल बिल्कुल वही है जो आप FSC में पढ़ के आए हैं कि नेफ्रॉन होता है, ग्लोमेरुलस होता है बहुत, और फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलेंट फ्लाम वही सारा कुछ है। इसको आप जस्ट रीड कर लीजिएगा RT, आपको ना ये ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी जो होती है वो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, मतलब जस्ट 1 रीड करने की ज़रूरत है आपको। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट, बिल्कुल वही आप बात जो FSC वाली है, तो इन टॉपिक्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल FSC कंसेप्ट मैंने यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, बस फर्स्ट पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा। फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ नज़र आ रही होगी, मैक्यूलर डेंसा। मैक्यूलर डेंसा इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है पास पेपर में, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।
और फिर मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है MCQ कि किडनी के अंदर कितने मतलब नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट्स की वो नंबर दिया हुआ है, तो आप ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और ये वाली डायग्राम आप एक दफ़े देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा पार्ट है वो मेडुला के अंदर है, कौन सा कॉर्टेक्स के अंदर है। फिर बाकी रीड करना है मिक्चुरेशन एक्सट्रीमली इजी हमारा भी आया था पास पेपर में। अभी आप 20 का पास पेपर देखेंगे तो ये आया हुआ था और बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो इसको अच्छे तरीके से करना है। और इनोवेशन ऑफ द ब्लैडर ये भी UQ है, देखिए मैंने मार्क किया है, ये आप डायग्राम बना देंगे और इनोवेशन ऑफ द ब्लैडर को अच्छे तरीके से करना है। और बाकी फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूट्रस, इसको जस्ट रीड देते रहना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से जो मार्क किया हुआ है उसको कर लीजिएगा। हाँ, ये जो ग्राफ है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटेड है पास पेपर में UQ, और ये इस बार भी आया था जब हम लोगों ने प्रूफ दिया था, और आया था डिफाइन सिस्टोमेटोग्राम और उसके इम्पोर्टेंस। तो आप ये वाला टेबल जो है ना ये दिया हुआ है साइड बॉक्स, इसको अच्छे तरीके से करेंगे और इस ग्राफ को अच्छे तरीके से करेंगे। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स प्रूफ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन UQ है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक चेन बना के दी हुई है। देखिए सेंसी सिग्नल्स वॉल ऑफ द ब्लैडर से पेल्विक नर्व्स के ज़रिए सैक्रल सेगमेंट्स और द स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, फिर पैरासिम्पैथेटिक के ब्लैडर के पास। ये इस पूरे टॉपिक का ना एक समरी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो ये आपसे हो जाएगा। और ये भी UQ है, वेरी रिपीटेड। ये वाला चैप्टर जो है ना ये बहुत शॉर्ट है, लेकिन बाकी रीनल के चैप्टर्स की निस्बत लेकिन इस चैप्टर में से इतने UQ हैं कि हर दूसरा टॉपिक UQ है और वेरी इजी। तो अच्छे तरीके से करना है। फिर एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ द मैच्योरेशन, atonic bladder, what is atonic bladder? It is the repeated UQ. Then automatic bladder, repeated UQ, and it is also the repeated UQ। तो इस टेबल को अच्छे तरीके से करना है। फिर जो आपका लास्ट टॉपिक है ना वो नहीं करना, उसको आप बड़ा सा कट लगा दें। बच्चे जब कट लगाते हैं ना कि ये टॉपिक नहीं करना तो सीनियर आपियों को बड़ी दुआएं देते हैं और ना बड़े खुश होते हैं, तो आप खुशी से इस टॉपिक को कट कर दें, ये नहीं करना। लेकिन इसको ना मैं थोड़ी देर स्टेबल ही रख रही हूँ, आप इसका FS ले लें बस। अगर आप इस डायग्राम के अंदर ना ये चीज़ लिख लेंगे ना तो आपको आगे से ये सारा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो होप्स आपने ले लिया होगा, मैं मूव ऑन करती हूँ। ये बस फिर लास्ट में है ये वाला, इसकी 3 लाइन्स ये पढ़ लीजिएगा बस, एनफ। देन चैप्टर नंबर 27 में आपने बस ये जो फॉर्मूलाज नज़र आ रहे हैं ना इनको रीड करना है, ठीक है। अब इधर एक UQ है आपका GFR, व्हाट इज़ GFR, रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन, UQ। सिर्फ अब आप ना आपका काम ये है कि अब आप अपनी पेंसिल अपने साथ रखें और साथ मार्किंग करते रहें। जो लाइंस मैं आपको बताऊंगी ना उन लाइंस से एक्स्ट्रा पेपर में नहीं आएगा। ये बहुत कंसाइज, बहुत प्रिसाइज और बहुत ऑथेंटिक मार्किंग की हुई है। मैंने पास पेपर्स रीड करके 3-4 दफ़ा और फिर मैंने सीनियर से गाइडलाइन लेके फिर ये मार्किंग की हुई है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस साथ साथ आप मार्क करते रहें, इन लाइंस को मार्क कर लें, ये करनी है। नेगेटिवली चार्ज बस अपने फर्स्ट पैराग्राफ करना है, बाकी कट कर दें टॉपिक को। हाँ जी, देन आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ द GFR, रिपीटेड UQ, इसको मार्क कर लें। अच्छी तरीके से करना है आपने ये। और ये वाला टॉपिक सारा रीड करने के बाद ना प्रूफ की नाइट आपने बस ये पढ़ लेना है तो आपको हो गया कवर, ठीक है। इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इंक्रीजेज GFR ओनली, ये हेडिंग ही सिर्फ कर लें तो आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये वाली आपने कर लेनी है, इसको देख लें यहाँ पे क्वेश्चन को, बाकी आपको सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पैराग्राफ कट कर दें,
सिर्फ इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यही वाला आपको सिर्फ आप इसकी ना इसको रीड कर लें हेडिंग को, देन इसका कॉज यहाँ पे बताया हुआ आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लें। ये नेक्स्ट हेडिंग कर ली आपने और इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बस ये लास्ट वाला पैराग्राफ आपने नहीं करना। इसमें से आपने बस ये करना है, ये वाला, बाकी सारा कट ये भी नहीं करना। सिर्फ आप ये 3 पॉइंट्स करेंगे और इसकी रीज़न यहाँ पे समरी में बताई हुई है, बाकी सारा टॉपिक कट हो गया है, ठीक है। और ऑल दैट समरी इज़ हेयर, ये वाली जो है ना आपने टेबल अच्छे तरीके से करना है, ओके। तो ये सारे कॉजेज़ जो पीछे एक्सप्लेन किए हुए हैं आप इसको फिर कर लीजिएगा। रीनल ब्लड फ्लो में आपने रीनल ब्लड फ्लो ऑक्सीजन कंजप्शन इसको एक रीड दे दीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो, ये जो रिपीटेड यूक्यू है, और ना पास्ट पेपर में सिर्फ एक दफ़ा इस टेबल में से एमसीक्यू आया हुआ है। तो ना आप ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए ना ये 3 4 बस इनकी वैल्यूज़ देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ओनली, अच्छा ये वाला जो है ना आपने सिर्फ इसकी हेडिंग करनी है और यहाँ पे लिख लेना है कि कितने % यहाँ बताया है, बाकी पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट लाइन कर लीजिएगा। फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द रीनल ब्लड फ्लो, इसमें आप ये बस टेबल कर लीजिएगा। और टेबल में जो मैंने ये आगे लिखा है ना इसका भी एसेस ले लें, आपने ये लिख लेना है, आपको ये टॉपिक्स रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ले लिया होगा आपने एसेस। चलिए मूव ऑन करते हैं, कुछ नहीं करना, हेडिंग्स रीड करते जाना है, जस्ट हेडिंग्स रीड करनी है। सॉरी फ़ैन ऑन है ना तो हवा से हो जाता है। सिर्फ हेडिंग्स रीड कर लीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम में इसको रीड कर लीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। फिर बाद में आपने वही जो टेबल के आगे मैंने लिखा हुआ वही आपने लिख लेना है। और फिर रात को अपने प्रॉफ में, क्योंकि मोस्टली मैं आपको बार बार प्रॉफ से एक रात पहले अगर आप सारा रिवाइज़ करना चाहते हैं रीनल तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि एक रात पहले, तो क्योंकि रीनल बच्चे छोड़ देते हैं कि ना बहुत लेंथी है, नहीं होगा, तो मैंने भी एंड में किया था, लेकिन मैंने मार्किंग ऐसी की हुई थी कि मेरा 4-5 घंटे में आप कह रही हूँ 4 घंटे लगे होंगे, मेरा हो गया था। ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR एंड द रीनल ब्लड फ्लो, इसको जैसे आप रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द GFR ऑटो रेगुलेशन, इसको भी आपने रीड करना है, जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक एंड ऑटो रेगुलेशन ऑफ द GFR, इसमें आपने हाउएवर से रीड करना स्टार्ट करना है, आगे से रीड नहीं करना, बाकी रीड नहीं करना। इस टॉपिक को कट कर देंगे, जो आपने पहले मैंने आपको बता दिया, आपने जो पढ़ा नहीं वही पीछे बताया हुआ है। यहाँ आपने ना सिर्फ और सिर्फ ये की कर लेनी है, ये जो है ना आपकी 27.11 रिपीटेड यूक्यू, इसको आप कर लेंगे ना आपको ईज़िली कवर हो जाएगा, जो मैंने आपको पीछे कट करवाया है। फिर मायोजेनिक रेगुलेशन, ये कुछ नहीं करना, ये वाला ब्लू बॉक्स कट करने है, बस आपने ये करना है, ओके। दुआएं भी देते जाना है अपने साथ साथ आप ही को, क्योंकि मैं रीनल की जो शॉर्ट लिस्टिंग कर देना बच्चे उन्हें दुआएं देते हैं। वैसे भी दुआओं की ज़रूरत हर वक्त रहती है, हर किसी को रहती है, तो दुआओं में याद रखा करें। हाँ, चैप्टर 28 से ऑनवर्ड मार्किंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है।